लेगेसीज है, उनको आगे लेके हम जब बढ़ रहे हैं, तब मुझे लगता है कि ये बहुत ही टाइमली चर्चा, संवाद आज होने जा रहा है। तो रक्षा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप शुरुआत करें। थैंक यू राही। जिंदाबाद, जय जोहार, लाल सलाम साथियों। आज का जो सेशन है, हम बराबरी का वसंत कैंपेन को ध्यान में रखते हुए हम ये शुरू किया है हमने ये सेशन। आज के सेशन का इंट्रोडक्शन से मैं शुरू करना चाहूंगी। ये जो बराबरी का वसंत कैंपेन है, ये भगत सिंह के शहादत दिवस से लेके बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तक मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि जो समाज में असमानता, जो आर्थिक असमानता, जो गरीब और अमीर के बीच का जो फासला इतना लंबा हो गया है, उसको ध्यान में रखते हुए बराबरी का वसंत समारोह कैंपेन जो है वो शुरू किया गया है। इस कैंपेन में ध्यान रखा गया है कि कुछ सालों से हमने देखा है कि गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, अमीर को ज्यादा ही अमीर हो रहा है। तो इस कैंपेन में हम मांग कर रहे हैं कि जो अमीर हैं, जो अल्ट्रा अमीर लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि बाकी सारे देशों में भी इसका जो है इसको जो है लागू किया गया है, जिसमें अमीर जो हैं, अल्ट्रा अमीर लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया गया, और उस टैक्स का पैसा जो है वो पब्लिक वेलफेयर में यूज किया गया है। तो इस कैंपेन के थ्रू हमारे साथी जो हैं, ये मांग रख रहे हैं, और हम भी मांग रख रहे हैं कि अमीर जो इस देश में ज्यादा अल्ट्रा अमीर लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, और उसका जो पैसा है वो हमारी पब्लिक वेलफेयर में, स्कूल्स, कॉलेज, बाकी चीजों में उसका पैसा लगाया जाए। तो इस कैंपेन में हमारे दो साथी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, राजशेखर जी और नैन्सी पाठक जी। तो हमारे जो वक्ता हैं, नैन्सी पाठक जी, जो कि रिसर्चर हैं और पेंशन परिषद से भी जुड़ी हुई हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपनी बात रखें। नैन्सी जी। थैंक यू रक्षा। मुझे जानना था कि जो सभी लोग जुड़े हैं वो अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, हिंदी में होंगे, या मिक्स करके, क्या क्या सही होगा हमारे साथ? सभी मतलब मैं सभी दोनों ही भाषाओं में बोल सकती हूँ, तो एक बार बता दें। अगर आप मिक्स करके बात रख पाए तो बहुत अच्छा होगा। मिक्स हिंदी करके बात अंग्रेजी दोनों। या ओके। तो मतलब एक भाषा में आप कर रहे हो तो हम में से कोई चैट बॉक्स में ट्रांसलेट करेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, then I'll do it in I'll mix it basically. Um, Thanks, Raksha, for the introduction. We've already talked about wealth tax, sorry, inequality. आपने उसके बारे में काफी कुछ already बताया है, हमारे कैंपेन के बारे में बताया है। राजशेखर उसके बारे में बाद में थोड़ा और बात करेंगे, और जो हमारा एक रिपोर्ट आया है इसके ऊपर उस पर भी बात करेंगे। मैं उसमें जाने से पहले कुछ नंबर्स पे बात करना चाहूंगी कि हम इनइक्वालिटी के बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है हमें कि हमें इनइक्वालिटी के ऊपर बात करने की बहुत सख्त जरूरत हो गई है। तो जहां तक अभी जो नैरेटिव चल रहा है उसमें ये चल रहा है कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, 8% जीडीपी और ये सब कुछ। तो ये देखने में ऊपर काफी अच्छा लग रहा है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम ही आगे बढ़ रहे हैं कि कोई और आगे बढ़ रहा है। मतलब ये जो नंबर है 8% जीडीपी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हम हमें इस पे बात करने की जरूरत है। तो थोड़ा नंबर्स पे जाते हैं। थोड़ा लगेगा कि इतने नंबर्स पे बात कर रहे हैं, पर थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में, ये जानना जरूरी है। तो एक हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आता है जो 2024 में भी आया था, हर साल ही वो आते हैं इस लिस्ट को लेके। तो 271 271 बिलियनर्स हैं अभी तक भारत में, जिसमें कि एक साल के अंदर 94 बिलियनर्स ऐड हुए थे। और यूनाइटेड स्टेट्स, जो जो अमेरिका है, उससे हम सिर्फ एक दान पीछे हैं, मतलब कि बिलियनर्स की लिस्ट में।
और जो मुंबई है शहर जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे बिलियनर्स रहते हैं, वो एशिया का जो बिलियनर कैपिटल बन गया है। मतलब बीजिंग, जो चाइना में बीजिंग है, उसको भी पीछे कर दिया है उन लोगों ने। तो और अभी भारत में अभी 2025 का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से 1683 इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, और वो 167 लाख करोड़ की संपत्ति होल्ड करते हैं साथ में। तो ये जो नंबर्स है, अगर आप देखें तो देखिए कि एक शहर उसमें दो, और बस एक शहर में 271 बिलियनर्स नहीं है, पूरे भारत में है, बट सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो मुंबई में है। तो ये हम पहले बात कर रहे हैं बिलियनर्स की लिस्ट पे कि हमारे पास 271 बिलियनर्स हैं। देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत रिच लोग हैं, तो कंट्री भी काफी अच्छा कर रहा होगा। लेकिन द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट 2024 जो 2024 में आई थी, आप हमेशा सुनते आते होंगे जब इनइक्वालिटी के ऊपर बात होती है कि ऑक्सफैम रिपोर्ट ने ये कहा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट ने ये कहा। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट जो 2024 में आई थी, उसके हिसाब से 1% जो लोग हैं भारत के, वो 40% संपत्ति जो है पूरी भारत की उसको होल्ड करते हैं। ठीक है। और 22% जो पूरा नेशनल इनकम है उसको लेते हैं। ठीक है। और जो 50% लोग हैं भारत में, वो सिर्फ 3% संपत्ति होल्ड करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि 1% जो लोग हैं वो 1% लोग ऑलमोस्ट 40% संपत्ति होल्ड करते हैं, और 50% 3%। तो आप समझ रहे हैं कि कितना डिस्पैरिटी है ये, जो उन्होंने जो लोग पैसा, मतलब जिन लोग किसके पास पैसा है वो देख के पता चल रहा है। उसके बाद अगर हम अच्छा, अब हम बात करते हैं दो भारतों की। हम क्यों हम दो भारतों की आज बात कर रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे दो भारत की बात हो रही है। एक भारत जिसके पास 1% के पास 40% संपत्ति है, और दूसरा भारत जिसके पास अ, खाली 3% संपत्ति है पूरे भारत की, 50% लोगों के पास। तो ये दो भारत हुए। तो देखने में ऊपर से काफी अच्छा लग रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 8% जीडीपी है, ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, 271 बिलियनर्स है। बट बाकी के लोग कहाँ गए? वो भी तो है यहाँ पे। 93% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट is working under unorganized sector labor. So what about them? We need to think about them. They are the actually building blocks of India, not the people who are sitting at their laptops writing away reports. दे आर नॉट। सड़क कौन बना रहा है, पुल कौन बना रहा है, हमारे उठने से पहले सड़कें साफ हो जाती हैं, ये सब कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं, राइट? उनके बारे में बात करने की हमें जरूरत है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो हम दूसरे भारत की बात करते हैं। हमने पहले भारत के बारे में बात कर ली, 1% संपत्ति और ये सब बात कर ली, 271 बिलियनर्स। अब हम दूसरे भारत की बात करते हैं। 2023 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, 2023 नहीं था, 2024 था शायद, जिसमें कि 111 125 कंट्रीज में जो हमारा रैंक है हंगर इंडेक्स में, वो 111 है। तो हम पीछे, बहुत पीछे चले गए। 125 में हम 111वें दान पे आते हैं। उससे पहले हम 104 पे थे। तो हम वहां गलत जगह, मतलब वहां पे कम नहीं हो रहे हैं, हम उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। कि हमारे यहाँ जो हंगर, जो भूख का जो इशू है वो बढ़ता जा रहा है समय के साथ, हम और खराब होते जा रहे हैं। और गुजरात जो स्टेट है, जिसका मॉडल हम हर जगह कहते हैं कि हमको गुजरात जैसा बनना है, गुजरात, सॉरी, जो गुजरात मॉडल है उसके बारे में हम जो हम बात, क्या, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ जो भी बात कर रहे हैं? थैंक्स। तो जो 100, तो अब 104 से जो है 111 पे चले गए हैं। और गुजरात मॉडल की जो हम बात करते हैं, हमें ये भी देखना होगा, जो एनएफएचएस रिपोर्ट लास्ट आई थी, अभी वाली काफी समय से नहीं आई है, हम वेट कर रहे हैं कब आएगी। बट जो आई थी उसके हिसाब से गुजरात में हाईएस्ट स्टंटिंग का जो परसेंटेज है, रिकॉर्ड है 5 साल से छोटे बच्चों का। तो तो ये है हमारे पास दो भारत। अब जब हम बिलियनर्स की संपत्ति के बारे में बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वो समय के साथ और रिच होते जा रहे हैं? कैसी कौन सी? तो पहला तो यह है कि सरकार ने 2023 में कॉर्पोरेट टैक्स जो था 30% से उसको घटा करके 22% कर दिया। जहां जीएसटी एक यूनिफॉर्म है कि अगर एक अगर अगर अडानी और अंबानी एक माचिस का डिब्बा खरीद रहे हैं, तो उनको भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा जितना कि एक मनरेगा का मजदूर करेगा। ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म ब्लैंकेट जीएसटी सब चीजों पे लगा रखा है। लेकिन जब कॉर्पोरेट टैक्स पे बात आती है, तो वहां पे 8% कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया, 30 से लेके 22% पे ले आए उसको।
क्योंकि ये कह के कि हमारे पास और भी ज्यादा इससे जो प्राइवेट कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट आएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी काफी अभी इस समय में खराब परफॉर्म कर रहा है। हमारे शेयर मार्केट की तो हालत ऑलरेडी खराब है, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि अगर उस पर गई तो मुझे आधा घंटा और लग जाएगा। तो दूसरी चीज है कि ये हुई कॉर्पोरेट टैक्स की बात। दूसरा हम बात करना चाहेंगे कि जो ये बैंक में लोन्स मिलते हैं, जो सरकार राइट ऑफ क्या होता है कि आप अगर लोन नहीं दे पा रहे, सरकार ने कुछ पैसे राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। तो उसमें 16 लाख अभी जो एक आरटीआई फाइल किया गया था, इवन सरकार ने एक्चुअली इस चीज को पार्लियामेंट में भी कहा है कि 16.61 लाख करोड़ जो पैसा है वो राइट ऑफ कर दिया गया है पिछले 10 सालों में। तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है जिसको सरकार ने नहीं लिया लोगों से। और ये इसमें अगर आप देखें तो मोस्टली जो है वो रिच लोग आते हैं। अब उनकी लिस्ट अलग से आप देख सकते हैं, एक्चुअली सीएफए के वेबसाइट पे आपको काफी, सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो है, जहाँ जिसके साथ ये एक्चुअली कैंपेन जहाँ से शुरू हुआ है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सब डेटा वहाँ पे दिख जाएगा, मिल जाएगा। वहाँ पे रिपोर्ट हमें एक्चुअली शेयर भी कर दूंगी अभी, अगर आप लोग पढ़ना चाहें उसके बारे में तो जो राइट ऑफ है 16 लाख करोड़ का जो राइट ऑफ है वो पिछले 10 सालों में मिला है। ये सब चीजें जो है सरकार ने की हैं रिच लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए। अब गरीबों के लिए क्या किया जा रहा है? तो हम हर साल बजट पे भी रिपोर्ट निकालते हैं 2 तारीख को। फरवरी में हमारा एक बजट पे रिपोर्ट भी आता है सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का। उसका भी लिंक मैं अभी चैट बॉक्स में डाल दूंगी। हमने ये ट्रेंड देखा है कि पिछले 10 सालों में, जब से सरकार आई है, पिछले 10 सालों में जो वेलफेयर जो है उसका पैसा काफी घटता जा रहा है। जो सरकार जो एलोकेट कर रही है वेलफेयर के लिए, द अमाउंट दैट इज बीइंग एलोकेटेड टू द वेलफेयर स्कीम्स इन इंडिया हैज बीन ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। इट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग इन रियल टर्म्स। इफ यू लुक एट द नंबर्स इट विल लुक स्टैग्नेंट। आपको लगेगा कि ओ, पिछले साल भी 9,000 करोड़ किया था, इस साल भी 9,000 करोड़ कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तो है। बट अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में हमारा जो बजट है वो समय के साथ कितना ज्यादा बढ़ा है। और लेकिन जो वेलफेयर का जो एक एक पोर्शन है, जो एलोकेशन है, वो समय के साथ उतना ही रहा है। तो जो 100 रुपया 10 साल पहले जो उसकी वैल्यू थी और आज जो 10 साल के बाद है 100 रुपए की वैल्यू, वो सेम नहीं है। तो यानी कि हम रियल टर्म्स में बजट अपना जो वेलफेयर को लेके है घटाते जा रहे हैं। एंड इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, लेट्स कीप दैट इन माइंड। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी। जैसे कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत पेंशन मिलता है गरीब लोगों को। अगर उसमें हम देखने जाएं तो 9,652 करोड़, ये पिछले 10 सालों में यही ट्रेंड रहा है। जो बजट के जो ये पैंडेमिक के समय में उन्होंने थोड़ा बढ़ाया था, क्योंकि उन्होंने कुछ 1,000 रुपए का एक्स ग्रेशिया अमाउंट रखा था। उसका भी मुझे पता नहीं कितना उन्होंने दिया कितना नहीं, क्योंकि आरटीआई में तो रिस्पॉन्स नहीं आया उसका ठीक से। बट माई पॉइंट इज that amount has remained stagnant for the last 10 years। 9,200 करोड़ होता है, कभी 9,600 करोड़ हो जाता है, बट उसी के आसपास रहता है। और ये जो पेंशन है वो किन लोगों के लिए है? वो है बूढ़े लोगों के लिए जो 60 के ऊपर है, विडोज के लिए है, विधवा महिलाओं के लिए है, एंड डिसेबल लोगों के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी अबव 80%। वहां भी 80% है, 40% तो है भी नहीं। तो वो है। एक और चीज, एक बहुत ही एक अजीब सा चौंका देने वाला नंबर है कि इस पेंशन के अंदर कितना अमाउंट देती है सरकार लोगों को। 200 रुपए पर माह पर बेनिफिशियरी मिलती है, सिर्फ 200 रुपए। यहाँ जहाँ 271 बिलियनर्स है पूरे इंडिया में, जिनका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हाई है बॉम्बे में, उस देश में, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में, 8% जीडीपी वाले देश में, जापान से हम आगे चले गए उस देश में, विश्व गुरु के देश में, आज भी 200 रुपया मिलती है लोगों को पर मंथ पेंशन। अगर उसको आप तोड़े, निखिल कहते हैं अगर उसको तोड़े तो उसको 7 रुपया मिलेगा आपको पर डे। 7 रुपया में आपको क्या मिलेगा ये आप भी जान सकते हैं। उस तो ये रहा पेंशन का। अगर हम नरेगा के ऊपर जाएं, अब तो नरेगा को उन्होंने खत्म ही कर दिया है वीबी ग्राम जी बिल्ला के दिसंबर के महीने में। पर अगर आप नरेगा पे जाएं तो नरेगा एक्चुअली बैकबोन थी लोगों के लिए, गरीब लोगों की, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हम भूल जाते हैं, बहुत बहुत कुछ करे किया है अच्छा नरेगा ने, लेकिन अगर हम पैंडेमिक, क्योंकि अभी तुरंत बीता है पैंडेमिक, लेट्स थिंक अबाउट दैट टाइम। कितने त्रस्त थे सारे के सारे लोग, सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर आ रहे हैं, कितने लोग मारे गए घर आते हुए, किस ट्रेन एक्सीडेंट में मरे हैं, बहुत कुछ। उस समय में जब लोग सड़कों पे नहीं आ पा रहे थे, उस समय में नरेगा ने जान बचाई, राइट, ये फूड सिक्योरिटी ने जान बचाई लोगों की।
और अब फूड सिक्योरिटी का तो राजशेखर भी बता सकेंगे आगे, की बताएंगे अपने में कि क्या क्या चीजें उनके साथ मतलब फूड सिक्योरिटी में हो रही है। जहाँ पे हम नरेगा की बात करें, उसको तो दिसंबर में उसका कत्ल कर दिया गया जीबी ग्रांजी बिल्ला की, तो वो तो खत्म ही हो गया है। उसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसको मानेंगे कि नहीं खत्म हुआ है, उसको उसके लिए लड़ाई तो चल रही है। बट बेसिकली पहले से ही, इवन आफ्टर इट प्रूव टू बी द बैकबोन ऑफ द पुअर पीपल, माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग पैंडेमिक, उसके बाद भी सरकार ने काफी बजट में कटौती करी थी। 86,000 करोड़ पर लाके रख दिया था, जिसमें पेंडिंग वेजेस पड़े हैं 16,000 करोड़ के, और भी कुछ चीजें हैं। वेस्ट बंगाल में तो 4 साल नरेगा ही रोक दिया, क्योंकि सरकार, स्टेट और सेंट्रल में लड़ाई चल रही थी रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस को लेके। तो अब खुद में लड़ते हैं और असर लोगों के ऊपर होता है। तो तो कटौती यहाँ हो रही है, तो जो दो भारत की बात कर रहे हैं वहां कटौती अलग तरह की हो रही है कि आप टैक्स कम पे कीजिए, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। जहां पे जो भारत जिसको जरूरत है एक्चुअली मदद की, वहां पे एक्चुअली इस तरह की कटौती हो रही है कि वेलफेयर में कटौती कर रहे हैं, ब्लैंकेट जीएसटी डाल रखा है, ये सब सारी चीजें हैं। तो सरकार के पास अगर आप जाते हैं, हम जितने भी हमारे जो कैंपेन्स हैं जो अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं, चाहे वो राशन का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, नरेगा काम का मुद्दा हो, इन हेल्थ का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, जब भी हम सरकार के पास कोई भी डिमांड लेके जाते हैं तो उनका कहना होता है हमारे पास पैसे नहीं है। आजकल तो वो भी उन्होंने कहना बंद कर दिया, कह रहे हैं कि हम सब कुछ अच्छा करें, हमारा वेबसाइट देख लो, वेबसाइट काफी अच्छा मेंटेन करते हैं वो लोग आजकल। तो हमारे पास पैसे नहीं है, इसकी बात आती है। तो यहाँ हम कहते हैं कि हम अगर 2% वेल्थ टैक्स अगर हम 1,000 करोड़ से ऊपर के लोगों पे लगाएं, जो अल्ट्रा रिच लोग हैं भारत में, तो इस 2% से जो पैसे निकल के आएंगे वो काफी मदद कर सकते हैं वेलफेयर की स्थिति को ठीक करने में। ये जो फाइंडिंग्स हैं वो हमारे रिपोर्ट में है, राजशेखर उस पर बात करेंगे। बट ये हमारी सिर्फ 2% वेल्थ टैक्स की मांग है कि वो होनी चाहिए। इसमें मंगलसूत्र, लोगों की गाय माता भैंस कहीं नहीं जा रही है। हम यहाँ पे अल्ट्रा रिच के ऊपर 2% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, हम गरीबों के ऊपर टैक्स 2% अलग से वेल्थ पे लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं 1,000 करोड़ से ऊपर, उनके ऊपर हम कह रहे हैं कि ये 2% वेल्थ टैक्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करूंगी। राजशेखर, आप बात करेंगे कैंपेन के बारे में और जो हमारा रिपोर्ट का फाइंडिंग है उसके बारे में। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। कैन आई स्टार्ट? हाँ, ठीक है। हाँ, थैंक यू नैन्सी, थैंक यू अलीसा ग्रुप एंड एनएपीएम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। ये बहुत जरूरी है कि इस मतलब जो आप लोग भी समानता का जो एक पर्व मना रहे हैं, उसमें इस मुद्दे पर बातचीत ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज जब हम समानता की बात करें, बराबरी की बात करें, तो बहुत जरूरी है जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी एक नजर दौड़ानी बहुत जरूरी है, उस पर सोचना विचारना बहुत जरूरी है और उस पर काम करने की एक जरूरत है। तो इसी मुहिम के साथ ये अभियान शुरू हुआ। जो जिस बराबरी का वसंत के बारे में रक्षा ने बताया कि एक अभियान 23 मार्च से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस से शुरू होकर 14 अप्रैल समता दिवस, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती तक ये चल रहा है। वो बराबरी का बसंत कैंपेन जो है वो टैक्स द टॉप अभियान के अंतर्गत चल रहा है। ये टैक्स द टॉप अभियान मूलतः एक बात करता है कि जो देश के सबसे अमीर, अति अमीर हैं, सुपर रिच जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं, उन पर वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स जैसी चीजें लगे, ताकि एक बराबरी हो, टैक्स जस्टिस, न्याय संगत टैक्स प्रणाली हो। इसलिए ये अभियान लगातार जारी है और इस अभियान को एक तरह से उसका समन्वय, उसका कोऑर्डिनेशन मूल रूप से अभी सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की ओर से किया जा रहा है। एक तरह से उसका सेक्रेटेरिएट अभी सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन इस पूरे अभियान में कोशिश ये है कि अभियान न केवल एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप का अभियान हो, बल्कि वो आगे बढ़ के हर उस संघर्ष का अभियान बने, हर उस संघर्ष का एक जरूरी एक अभियान, एक जरूरी काम बने। वही इस अभियान की एक कोशिश है और उसी कोशिश को सामने लाते हुए ये बराबरी का बसंत जो पूरा अभियान इस समय जारी है वो शुरू किया गया। तो जैसा
नैन्सी ने बहुत अच्छे से वो सारी बातें रखी कि किस तरीके से देश में गैर बराबरी जो है उसको एक तरह से नॉर्मलाइज, एक तरह से समान करने की कोशिश की जा रही है। न केवल पूरी तरह से कॉर्पोरेट को छूट दी जा रही है, बल्कि दूसरी ओर जो जनता के मूलभूत जरूरतें हैं, जो हक है, अधिकार हैं, उनको धीरे धीरे करके पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मनरेगा एक उदाहरण है, और बाकी कई ऐसे जन अधिकार हैं जो लड़के जीते गए। और न केवल ये जन अधिकार, बल्कि जो रोजाना की जरूरतें हैं वो भी किस तरीके से, किन हालातों में है कि न केवल देश का सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाला समाज, बल्कि जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास कहा जाता है, जो डेली 9 to 5 करता है, शहरों, बड़े शहरों में रहता है, उनके लिए भी कोई जिंदगी आसान नहीं है। तो इस अभियान में हम उनको, उनका भी स्वागत करते हैं कि ये केवल उस कामगार मेहनती जनता या फिर सो कॉल्ड गरीब जनता का ये अभियान नहीं है, बल्कि देश की लगभग पूरी जमात का ये अभियान है। क्योंकि हम जिनसे टैक्स की बात करें, जैसा नैन्सी ने बताया भी है, किसी की गाय भैंस या इसको बेचने का बात नहीं हो रहा है। बहुत एक छोटा एक लोग ग्रुप है, माने वो अगर कुल संख्या बोलें तो 1688 एज पर हुरून लिस्ट। हुरून एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो हर साल एक लिस्ट निकालती है दुनिया भर के जितने सुपर रिच लोग हैं, जिनकी आमदनी मूल तौर पर 1000 करोड़ से ज्यादा की जिनकी संपत्ति है, आमदनी है, वो उस कैटेगरी में आते हैं, उस श्रेणी में आते हैं। भारत में उसकी संख्या 1688 है हुरून के मुताबिक। तो हमारी इस अभियान में भी मांग यही है कि ये जो 1688 लोग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि इन पर ही अगर केवल सरकारें ये प्रोग्रेसिव टैक्स, जो प्रगतिशील टैक्स व्यवस्था लागू करे, जिसमें वेल्थ टैक्स और विरासत टैक्स जैसी चीजें उन पे लगाई जाएं, तो देश का बहुत बड़ा जो तबका, जो हर रोज मूलभूत जरूरतों और अपने दैनिक जीवन में मुश्किल झेल रहा है, जैसा नैन्सी ने पेंशन की बात की, अच्छे भोजन की बात, पौष्टिक भोजन की बात, मजदूरी की बात, ये सारी चीजें उससे पूरी हो सकती हैं। शुरुआत करें अगर इस कैंपेन के बारे में, जो ये कैंपेन अभी शुरू हुआ है 23 मार्च से, तो इस कैंपेन का उद्देश्य यही था कि अब इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच ले जाया जाए और जनता के उन तमाम संघर्षों के बीच ले जाया जाए, ताकि वो सारे जो तमाम संघर्ष हमारे समाज में चल रहे हैं उससे इसको जोड़ने की कोशिश हो, और सभी को ये महसूस हो और एक तरह से सहमति बने कि हाँ, उनके हर एक मुद्दों से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है और हर एक संघर्ष से इसको जोड़ा जा सकता है। तो इस उम्मीद के साथ, इस उद्देश्य के साथ इस अभियान की शुरुआत 23 मार्च से हुई। 23 मार्च को जॉइंट एक्शन डे के तौर पे देश के 12 से अधिक राज्यों में अभियान जो है सड़कों पे हुआ, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, कन्वेंशंस के माध्यम से। 23 मार्च एक युवाओं का एक बहुत अहम दिन है युवाओं के लिए, और युवा सम्मेलन कई जगह होते हैं, तो उन युवा सम्मेलनों में इस अभियान को पहुंचाया गया। साथ में कई जगह पे मीटिंग्स हुई, छोटी छोटी मीटिंग्स हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए और वर्कशॉप्स हुए। तो 23 मार्च को पहला दिन जॉइंट एक्शन डे करते हुए देश को ये बताया गया कि इस मुहिम के साथ भी जनता के जो जन अधिकार हैं, जन आंदोलन है, वो जुड़े हुए हैं। 23 मार्च से जब ये अभियान शुरू हुआ है तो लगातार ये सड़कों पे, हर जगह, सोशल मीडिया पे जारी है। और 23 मार्च के बाद हम देखते हैं कि हमने एक कोशिश की कि हमारी एक उम्मीद, कोशिश थी कि इस अभियान के दौरान हम एक रिपोर्ट जारी करें कि दरअसल आज के समय में हालात क्या हैं, कि ये जो देश के धन्ना सेठ हैं, जो सबसे अमीर हैं, उनकी कमाई किस तरीके से बढ़ी है। तो जब हम इस रिपोर्ट पे, हम लोग इसकी प्रिपरेशन पे काम कर रहे थे, हमारे साथी अनिर्बान इस मीटिंग में जुड़े हैं, तो अनिर्बान और एक साथी जेकब जो कि जेएनयू में एक शोधार्थी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, हम 3 लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि ये रिपोर्ट का शक्ल कैसा होगा, हम इस रिपोर्ट में क्या ऐसा बता रहे हैं कि लोग इससे अपना जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। तो एक जो चीज हमारे सबके मन में आई कि हम ये रिपोर्ट कोशिश कर रहे हैं मार्च महीने में जारी करने के लिए। मार्च का महीना पिछले 6 सालों से हमारे सबके जीवन के लिए बहुत एक
हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक एपिसोड माना गया, एक बहुत बहुत बड़ी घटना हुई 2020 का, जब वो लॉकडाउन लगा कोरोना पेंडेमिक में। तो यही वो मार्च का महीना था जब लाखों करोड़ों की संख्या में मजदूर वर्ग, मेहनती वर्ग सड़कों पर आ गया और उसे मजबूर होकर अपने गांव वापस जाना पड़ा था। और किस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई थी, देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो कमजोर हुआ था, और सरकारों ने इस पर कोई जवाबदेही नहीं दिखाई, उस पर कोई काम भी नहीं किया उसके बाद से। तो हमारी ये कोशिश थी कि ये जो रिपोर्ट है ये 2019 से लेकर 2025 तक का एक लेखा जोखा दे कि ये जो देश के सबसे अमीर लोग हैं, हमने टॉप 100 का एक आकलन दिया है। आप, ये रिपोर्ट हमने साझा की है, आप इस रिपोर्ट को इस समय खोल भी सकते हैं जब हम इसकी बात करें। तो इस रिपोर्ट में हमने यही कोशिश की बताने की कि 2019 से लेकर 2025 तक क्या हालात थे कि मतलब देश जब उतनी बुरी स्थिति से गुजरा है तो इन अमीर लोगों की क्या स्थिति थी। तो जब हम इस रिपोर्ट पे काम कर रहे, तो हमारा उद्देश्य था कि हम कोरोना के समय को और आज के समय से जोड़ के बता पाए। तब उस समय ईरान का युद्ध नहीं शुरू हुआ था, और ईरान के युद्ध के बाद जिस तरह से एलपीजी गैस की किल्लत हुई देश में, आज फिर वही कोरोना के हालात हैं कि मजदूर फिर से दिल्ली बंबई जैसे शहरों से वापस अपने गांव जा रहे हैं। तो मतलब आयरनी और विडंबना ये देखिए कि अ, हम जिस कोशिश के साथ ये रिपोर्ट को उस समय लाना चाहते थे ताकि लोगों को वो भयावह 2020 की तस्वीरें याद आए इस रिपोर्ट को देखकर, वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आज फिर वही हालात थे कि 2026 में भी मजदूर और जो देश की जो मेहनती वर्ग है उसकी हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे 2020 में थे। तो 2020 या फिर उससे पहले 2016 से अगर हम देखें, 2016 से लेकर आज 2026, 10 साल के समय में इस देश की जनता को कुछ सालों में हमेशा किसी न किसी विपदा में, किसी क्राइसिस में डाला गया है और उन्हें लाइनों में खड़ा कर दिया गया है। कभी डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के समय, नोट बदलने के समय, या फिर कोरोना के समय राशन लेने के लिए, दवाएं लेने के लिए, और आज एलपीजी जैसे मूलभूत जरूरत के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। तो इस समय क्या ये जितने अमीर हैं, जो धन्ना सेठ हैं, इनके क्या हालात थे? तो ये रिपोर्ट उसी के बारे में बताती है कि 2019 से लेकर 2026 तक जो देश का सबसे टॉप 5, जो 5 सबसे अमीर ये लोग हैं, जिसमें अडानी, अंबानी, मित्तल, ये सारे लोग हैं, शिवनादर, उनके क्या स्थिति थी? तो उनका जो पूरा संपत्ति है उसमें 400% की बढ़ोतरी हुई पिछले 6 साल में। जब इस देश का सबसे बड़ा वर्ग मुश्किल हालातों से गुजरा, उसकी आजीविका गई, उसकी रोजी रोटी खत्म हुई, उसका काम चौपट हुआ, बहुतों की जानें गई। कोरोना का दूसरा वेव हमने सबने देखा कि किस तरीके से हमारे संगे संबंधी दोस्त हमारा साथ छोड़कर गए, और उसका मूल कारण इस सरकारी व्यवस्था का चौपट होना था। उस दौरान भी ये जितने देश के सुपर रिच जिनको बोला जा रहा है, वो किसी बुरे हाल में नहीं थे। उनकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी के स्तर पे उनकी संपत्ति बढ़ी। इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि ये वेल ट्रैकर कोशिश यही थी कि हम जनता को एक बार बता पाए कि पिछला जो कुछ साल हमारे लिए एक मुश्किल दौर से गुजरा है हमारे लिए, उस समय ये देश के बहुत छोटा वर्ग है जिसने देश की संपत्ति पर बहुत बड़ा अभी भी कब्जा किया हुआ है, और वो इसको बढ़ाया है पिछले 6-7 सालों में। तो ये जो पूरे हुरून लिस्ट के मुताबिक जो 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाले लोग हैं, इनकी संपत्ति कुल 167 लाख करोड़ है, और ये देश का जो टोटल जीडीपी है उसका 50% मतलब है इनका कुल संपत्ति। माने अगर देश के पास 100 रुपए हैं तो 50 रुपए ये 1,600 लोगों के पास है। मतलब ये भी अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, बहुत फनी है, लेकिन ये सच्चाई है इस देश की। इसलिए ये मांग जो है वेल्थ टैक्स की, इनहेरिटेंस टैक्स की जरूरी हो जाती है। तो हमने इस रिपोर्ट में यही कोशिश की कि जनता को ये बताया जाए, यदि इन सुपर रिच, दो अति अमीर ये जो लोग हैं, इन पर अगर ये 2% का वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स लगता है 1/3, इनहेरिटेंस टैक्स बहुत छोटे में अगर बताना चाहें तो विरासत टैक्स इसको हिंदी में कहा जाता है, कि हर साल जो जितने ये
अति अमीर लोग हैं, सुपर रिच हैं, इनकी संपत्ति हर साल 5% ट्रांसफर होती है टू देयर फैमिली, अपने परिवार में। तो ये जो ट्रांसफरेबल है, एक विरासत के तौर पे जो बाप होता है या दादा होता है अपने बच्चों को देता है। तो ये जो ट्रांसफरेबल जो ये वेल्थ जारी है, इस पर भी टैक्स लगाने का एक वो है, तरीका है। इस पर 33% का टैक्स लगाने का तरीका को ही विरासत टैक्स कहा गया है। तो ये जो दो प्रमुख चीजें हैं, वेल्थ टैक्स 2% और 33% का इनहेरिटेंस टैक्स, इससे लगभग 10 लाख करोड़ की रेवेन्यू भारत की सरकार जनरेट कर सकती है। और इसी की बात हमने इसमें वेल्थ ट्रैकर में की है, और इसके जरिए हमने बताना चाहा है बहुत आसान तरीकों से, ताकि लोगों का उससे जुड़ाव भी हो, कि कैसे, जैसे नैन्सी ने पेंशन की बात की, कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलती है, लोगों को मिलती है जब वो 60 के ऊपर जाते हैं, तो वो 200 रुपए है आज भी। तो हमने इस रिपोर्ट में बात की है कि ये 12,000 रुपए दी जा सकती है बहुत आराम से। तो 200 रुपए और 12,000 रुपए प्रति महीना में कितना बड़ा फर्क है, और वो बहुत आराम से पूरा किया जा सकता है केवल ये 1688 लोगों पर टैक्स लगा के। तो इस तरीके से और भी कई एग्जाम्पल, अगर आप लोग रिपोर्ट पे जाएंगे तो देखेंगे कि मध्याह्न भोजन आंगनबाड़ी में अंडे की जो मांग है, उसको भी ये आराम से पूरा कर सकता है। लैपटॉप तक की हमने बात की है कि 10वीं पास बच्चे, उसका आंकड़ा लगभग 3 करोड़ के करीब है, जो हर साल देश में 10वीं पास करते हैं स्टूडेंट्स। उनको अगर उनको लैपटॉप देने की कोशिश की जाए तो 3 साल आराम से वो लैपटॉप दिया जा सकता है, इतना पैसा जनरेट हो रहा है इस वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स से। तो मतलब ये सारे एक उदाहरण के तौर पे इसमें दिया है। हमारी कोशिश ये भी है कि इसको अन्य भाषाओं में जल्द से जल्द किया जाए, ताकि ये जनता के बीच और सभी लोगों के बीच जल्दी पहुंचे भी और समझ भी बने। अभी ये अंग्रेजी में ही है, लेकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको अन्य भाषाओं में भी किया जाएगा। तो वही कि ऐसी कोई बड़ी चीज हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि ये जो 1688 लोग हैं, इन पर अगर वेल्थ टैक्स 2% और विरासत टैक्स अगर लगता है, तो इतना धन जमा हो सकता है कि जो देश को सोने की चिड़िया बोलने का जो पूरा एक शगुफा है, वो सच में पूरा हो सकता है, कि देश की सारी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो आराम से पूरी हो सकती है। आज जब हम ये सारे मुद्दों पे अगर हम बात करें, चाहे पेंशन हो, राशन हो, ये सारी जो जनहित के मुद्दे हैं, इस पर खर्च जो सरकारें कम करती हैं, तो इसको रेवड़ियां बोलने का कल्चर है। इसमें ये बोलने का कल्चर है कि इतना बजट नहीं है हमारे पास इस पे खर्च करने का, हमें बड़े बड़े पुल और बड़ी बड़ी सड़कें भी बनानी है। तो हम तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आप ये जो जिनके फायदे के लिए आप, जिनको असल आप रेवड़ी दे रहे हैं, ये जो अभी जैसे नैन्सी ने बताया कि पार्लियामेंट में वो आंकड़ा आया है कि 16,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ हुआ है, और आज भारत की जनता जो है वो ज्यादा टैक्स पे कर रही है कॉर्पोरेट से। तो ये जो मुफ्त की रेवड़ी, असल में तो वो उन अति अमीर और धन्ना सेठों को दिया जा रहा है, ना कि आम भारत की आम जनता को। तो उसी को हम बोल रहे हैं कि जब आप बोल रहे हैं कि आपके पास बजट नहीं है, तो सीधे तौर पे हम बोल रहे हैं कि बजट एकदम है, और जिनकी जेबों में ज्यादा है उनसे निकाल के वापस जनता को देने की जरूरत है। तो इसलिए ये मुहिम हम सबकी एक जरूरत के तौर पे है। मतलब अगर हम उदाहरण दें कि ये जो पिछले 20 दिन से अभियान जारी है, इसमें जब हम अभियानों में जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बनारस गए और बंगाल, चाहे अलग अलग देश के हिस्सों में, वहां भी लोगों का सीधा यही कहना है कि ये तो बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ है और ये बिल्कुल होना चाहिए। एक उदाहरण अगर हम दें बनारस का, वहां पे मनरेगा मजदूर यूनियन है, उनका एक सम्मेलन था, महिला मजदूर सम्मेलन था, जिसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, ये बोल के कि ये नवरात्र के समय है, कर्फ्यू वगैरह है। तो वहां पे जब ये सब हो रहा था, तो लोग बड़े अच्छे से इसको समझ भी रहे थे कि ये गैर बराबरी सिर्फ आर्थिक गैर बराबरी की बात नहीं हो रही है, ये जो दलित महिलाएं हैं, और महिला एक तरह से पहचान जो है, उसको दबाने की कोशिश पुलिस और व्यवस्था के जरिए किस तरीके से हो रही है। और वहां भी लोगों ने इस बात को समझा कि हमारे राशन में सिर्फ चावल और गेहूं जब दिया जा रहा है, दाल नहीं दिया जा रहा है, यही बोल के कि हमारे पास बजट नहीं है, तो ये तरीका है कि हमें दाल भी मिल सके। उसी तरीके से जब बंगाल में अभियान पहुंचता है, वहां चाय बागान मजदूरों के पास जब अभियान पहुंचता है, तो उन चाय बागान मजदूर और उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम
हमारी पूरी लड़ाई वेज की है, मजदूरी की है। चाय बागान के हालात शायद इस देश में सबसे बुरे हालात हैं, अगर हम देखें, जहां भूखमरी, बेगारी जैसी स्थिति है, जहां आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। ये एकदम ताजा आंकड़ा है कि पुरुलिया, झारग्राम जैसे इलाकों में आज भी हंगर डेथ हो रही है, भूख से लोगों की मौत हो रही है। वहां के लोगों का सीधा जो एक बड़ा कैंपेन अभियान है कि मजदूरी बढ़ाने का वो अभियान है। तो उन साथियों ने जब ये इस कैंपेन के बारे में सुना, वेल्थ टैक्स के मुद्दे को समझा, तो उनका सीधा कहना था कि अब तो हम सीधे बंगाल के जो सबसे अमीर हैं उन पर वेल्थ टैक्स लगाने की मांग करेंगे ताकि उससे हमारा मजदूरी बढ़े। तो छोटे छोटे आंदोलन भी अपने आप को इससे जोड़ पा रहे हैं। वो एक इसकी एक सबसे मजबूत बात है इस पूरे मुहिम की, इस पूरे अभियान की। दिल्ली में जब वो अभियान पहुंचता है, तो दिल्ली के युवाओं के बीच जब वो अभियान पहुंचता है, तो उस समय युवा मंगोलपुरी में की ऐसे ही एक छोटी बैठक थी। वहां बैठे ज्यादातर युवा ऐसे थे जो एसओएल में पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब जो एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो व्यवस्था है जिसमें कॉलेज नहीं जाना होता है, सिर्फ एग्जाम देना होता है, ओपन लर्निंग करके उसका नाम है। उसमें ज्यादातर जो गरीब जनता है उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। जो दिल्ली का जो बस्ती वाला क्षेत्र है, जो कामगार क्षेत्र है, उनके जो बच्चे हैं, आप उधर देखेंगे कि ज्यादातर उन्हीं के बच्चे एसओएल में पढ़ाई करते होते, क्योंकि वो कॉलेज की दूरी नहीं तय कर सकते हैं, वो खर्च नहीं तय कर सकते हैं, हॉस्टल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो नहीं वहां पढ़ सकते। तो जब ये अभियान वहां पहुंचा तो उनका ये कहना था कि हम रोजमर्रा की भागदौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि ये अभियान के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि रोजमर्रा की दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि ये सब हमारा हक है, कि हम आज एसओएल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, न कि ये हमारी नियति। तो वहां ये मांग उठी कि अब हम यहाँ अपने क्षेत्र में लाइब्रेरी की मांग उठाएंगे। मतलब उदाहरण ये थे कि छोटे छोटे जो मांग हैं, इस बड़े जो वेल्थ टैक्स की हम जब बात करते हैं, बिलीनियर्स और अति अमीर को पर टैक्स लगाने की, तो ऐसा सुनने में शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत बड़ी मांग है, हमारी छोटी लड़ाई से नहीं जुड़ी। लेकिन जब ये अभियान पहुंचता है लोगों तक, तो लोग अपने छोटी छोटी मांगों को भी इससे जोड़ पाते हैं। तो वो एक बहुत अहम चीज रही इस पूरे बराबरी के बसंत अभियान में, कि किस तरीके से लोगों ने अपने सारे लड़ाइयों को, संघर्षों को इस बड़े मुहिम के साथ जोड़ा है। और ये ऐसी लड़ाई है जो कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जारी है। अभी हाल में एक खबर आई है कि स्कॉटलैंड में एक वेल्थ टैक्स जैसा ही एक सिस्टम लागू होने जा रहा है। वहां की सरकार इसे कानूनन इसको एक अमली जामा पहनाने जा रही है। तो भारत के पास भी बहुत अच्छा मौका है कि हमारे तमाम संघर्षों में, आज जब जिस फांसीवाद से हम गुजर रहे हैं, जिस ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था से हम गुजर रहे हैं, इसको, इसका जो तोड़ है, इसमें और जो ये पूरी जो व्यवस्था है, ये असमानता और गैर बराबरी को ही और बढ़ाने और उसको और गहरा करने की पूरी एक साजिश है। तो इसको तोड़ने में ये एक वन ऑफ द मेन टूल हो सकता है, एक बड़ा हथियार इस गैर बराबरी, असमानता को तोड़ने में इसका भी एक अहम किरदार हो सकता है, ये हमारा मानना है। और यही उम्मीद है कि यहाँ से इस बैठक के बाद भी जो देश भर के जो साथी जुड़े हैं अलग अलग प्रांतों, इलाकों से, वो अपने क्षेत्रों में भी इस पर बात करें, मीटिंगें करें, अपने बीच में चर्चा करें, अपने जनप्रतिनिधियों तक, अपने प्रशासनिक अधिकारियों तक इसको लेकर जाएं। और एक ये जन मुहिम जब तक नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो बस आप सबसे यही उम्मीद है कि ये सिर्फ 14 तारीख तक की बात नहीं है, 14 अप्रैल के बाद ऐसा नहीं है कि ये अभियान खत्म हो जाएगा। ये अभियान को तीव्र गति पहुंचाने के लिए ये एक छोटा ये बराबरी का बसंत अभियान शुरू हुआ। तो इस तीव्रता को, इस तेजी को और बढ़ाने के लिए हम सबको इस मुहिम को आगे ले जाने की जरूरत है, हमारे तमाम संघर्षों के साथ इसको साथ ले जाने की जरूरत है। तो आप सभी युवाओं से, साथियों से यही उम्मीद है कि इस मुहिम को अपने साथ जोड़ेंगे। कोई भी जरूरत हो तो फिर हम सबसे आप बात अपनी साझा भी कर सकते हैं। ये टैक्स द टॉप कैंपेन का एक वेबसाइट भी है जिस पर रेगुलरली चीजें साझा की जाती हैं, अपडेट साझा किए जा रहे हैं। अभियान जो है 14 अप्रैल तक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 14 अप्रैल के दिन अगर आप लोग कहीं भी, बिल्कुल कार्यक्रम तो जरूर कर रहे होंगे, बाबा साहेब का दिन है,
उस दिन भी इस मुद्दे पर भी बात कर रखें। बाबा साहब का ही सपना था कि देश में बराबरी हो। जब उन्होंने संविधान लिखा तो उन्होंने एक जो संशय, एक तरह का खतरा महसूस किया, उसको जाहिर भी किया कि ये संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा यदि सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आएगी। तो वो आज हमारे सबके सामने है। उनका जो शक था वो सच भी होता दिख रहा है। वैसे ही भगत सिंह का भी यही कहना था कि जब तक पूर्ण रूप से बराबरी स्थापित नहीं होती है तो वो आजादी पूरी आजादी नहीं होगी। तो हमें इन साथियों के सपनों को भी पूरा करना है और उन तमाम संघर्षों में इस मुहिम को भी साथ लेकर आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। साथी, कोई सवाल है अगर तो पूछ सकते हैं अभी, है ना? राजशेखर, नैन्सी, थोड़ा समय है ना अभी? जी जी। 10 मिनट। एक सवाल है, था कि थोड़े और देशों के बारे में बताया जहां ये ऑलरेडी हो रहा है। राजशेखर ने ऑलरेडी स्कॉटलैंड के बारे में बताया है। एक्चुअली अर्जेंटीना ने कोविड के समय में एक एक वन टाइम वेल्थ टैक्स लगाया था कोविड से निजात मतलब उस समय में जब कमी हो रही थी उस समय में पैसे बनाने के लिए, उगाने के लिए किया था अर्जेंटीना ने। उसके अलावा जो स्पेन में है उनका एक बहुत ही प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स स्ट्रक्चर है। 0.16% से लेके 3% तक का जो है वो वेल्थ टैक्स है उनका। एक बंधा हुआ नहीं है वो, आई थिंक अलग अलग लोगों के कितना पैसा, किसके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से है, बट ये भी अल्ट्रा रिच के ऊपर ही है। नॉर्वे में है कि अगर आपके पास 1.9 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन से ज्यादा पैसे हैं तो आपके ऊपर 1% जो है वेल्थ टैक्स लगाया जाएगा। तो ये ऑलरेडी कुछ कंट्रीज में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट ला रहे हैं। ऑलरेडी कुछ कंट्रीज इसको ऑलरेडी कर रही हैं। तो जी। इसमें बस एक और जोड़ना था, मतलब रील सब लोग देखते हैं तो अभी जोरान ममदानी का कैंपेन तो सबने देखा था। वो उसका पूरा कैंपेन ही इसी टैक्स द टॉप पर ही था कि वो जो 3 उसकी मांगे थी जिस पर वो पूरा चुनाव जीता कि फ्री चाइल्ड केयर, रेंट को एक तरह से स्टेबलाइज करना और फ्री बसेस, वो तीनों चीज उस जब उससे पूछा गया कि ये कैसे होगा तो उसने कहा कि हम न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोगों पर टैक्स लगाएंगे। अब वही हुआ। शुरू में पूरा एक तरह से चला प्रोपेगेंडा कि सारे अमीर भाग जाएंगे। अभी परसों का एक डेटा आया कि अमीरों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी न्यूयॉर्क में। ऐसा नहीं है कि वो चले गए देश छोड़ के या शहर छोड़ के। तो ये भी है कि वन ऑफ द मिथ विच कम्स विद द वेल्थ टैक्स डिबेट कि आप तो भगा देना चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये बहुत छोटा हम रकम की बात कर रहे हैं। मतलब उससे शायद इन धन्ना सेठों का कोई बाल विवाह का नहीं हो सकता है, लेकिन जो बराबरी की बात है वो स्थापित होने में एक बहुत बड़ा एक टूल साबित हो सकता है। तो जोधान तो एक अच्छा है एग्जाम्पल। और कोई सवाल है साथियों? हाँ शिवा। मेरी आवाज आ रही है? जी। सुन सकते हैं। साथी नैन्सी और राजशेखर दोनों को बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने इस रिपोर्ट को भी समझाया और इस डिमांड को भी समझाया। मैं जब वेल्थ टैक्स की, इनहेरिटेंस टैक्स की बात चलती है तो इस तरह की कुछ बातें जो निकल के आती हैं कि इससे इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट हर्ट होता है या एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट हर्ट होता है, लोगों में और बिजनेस करने की जो स्पिरिट है उसमें परेशानी आती है, बाहर का इन्वेस्टमेंट कम होता है, इस तरह की जो, या फिर ये कहना कि ये वेल्थ क्रिएटर्स हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स हैं, इस तरह की बातें बहुत पॉपुलरली चलती हैं जब टैक्स की बात आती है। इस पर भी आप थोड़ी सी बात रखें हमारे समझ के लिए तो अच्छा होगा। और एक छोटी सी चीज मैं ये भी जानना चाह रही थी कि क्या पॉलिसी के लेवल पर
इस डिमांड को कैसे आगे ले जाया जाए, हम किन चैनल से आगे बढ़ सकते हैं, ताकि ये जो बात है हमारे सर्कल से बाहर निकलकर पॉलिसी मेकर्स तक भी पहुंच सके। अगर आपके कुछ उस पर थॉट्स हैं तो वो भी आप साझा करें। राज, तुम सवाल लोगे या मैं बोल दूं? आप बोल दें फिर मैं। ठीक है। तो पहला सवाल जो था शिवा का, कि कहते हैं कि अगर वेल्थ टैक्स लगा दिया तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। शिवा आप सही कह रहे हैं, बट ये तो एक रूल्स होता है ऑफ कोर्स। इसी यही चीज बोल के कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे करके 30% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया था। 8% का जो है उनको घटाया गया, वेल्थ ये कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया था, बट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा नहीं, उल्टा हमारे, आई मीन इन द लास्ट 2 years द बिगेस्ट एग्जिट्स इन द स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जो हम देख रहे हैं। एंड दिस एक्चुअली शुरू तो हो गया था, बट 2024 में राइट आफ्टर, आई मीन इवन द पॉलिटिशियंस, आई वुडंट टेक नेम बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट सूड हियर, बट माय पॉइंट इज दैट वी नो वी आर who we are talking about. Even the politicians were urging the people to invest into stocks because they estimate, they according to their estimation, the stocks were going to grow tenfold, I don't know how many folds, but basically it was going to grow. The stock market was going to grow right after general elections 2024 results, and that did not happen. Actually, the market cracked that day, and after that the biggest exits, I mean, yeah, I know people will say कि वेस्ट एशिया वॉर हो रहा है, सभी जगह स्टॉक मार्केट गड़बड़ है, बट हमारे यहाँ वॉर थोड़ी हो रहा है। मतलब इंडिया में है जियो पोलिटिकल सिचुएशन काफी खराब है। लेट्स नॉट लाइक, आई मीन जो इन्वेस्ट करे बाहर से ऑफकोर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पैसा निकल रहा है और स्टॉक मार्केट क्रैश। अभी लास्ट फ्राइडे को आई थिंक 14% स्टॉक मार्केट डाउन था। सो ये सब जो है वो कहने के लिए है कि इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टेड ये सब कुछ, बट इफ यू लुक एट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो, आई मीन टैरिफ वाज वन ऑफ द रीजंस। बात क्या है ना कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, टैरिफ लग रहा है, वेस्ट एशिया वॉर हो रहा है, ये वो, नो, यू आर एक्चुअली नॉट वर्किंग ऑन बेसिकली मेकिंग योर बेसिक नेसेसिटी, बेसिक जो चीजें हैं उसके ऊपर आप नहीं काम कर रहे हैं। आप हर चीज रिलायंट है, हम इंपोर्ट करके लाएंगे, हम बाहरी इन्वेस्टमेंट्स पे हैं। आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं? जो पब्लिक मनी है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है इनके राइट ऑफ में, इनके जो इनका जो बैंक्रप्सी होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू वन टाइनी एग्जाम्पल, इट एक्चुअली इट्स नॉट टाइनी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अनिल अंबानी के ऊपर जो अभी वो उसका कुछ बैंक्रप्सी का चल रहा है, एवरीबडी नोज दैट अनिल अंबानी इज नॉट डूइंग वेल व्हेन इट कम्स टू like he has taken massive loans। 47,000 करोड़ का लोन था उसके और ये सारे कुछ नेशनल बैंक से, एसबीआई से लेके बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने उनको लोन दे रखा था अंडर द आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। जब इसके ऊपर काम चला, जब जो डेटर्स थे जिन्होंने डेट दिया था उन्होंने कहा कि हमको हमारे पैसे चाहिए, आपको पता है उनको कितने पैसे मिले हैं? उनको सिर्फ 471 करोड़ मिले। 47,000 crore was the debt amount that was to be paid to the banks, but the banks ended up taking only 471 crores। उसके ऊपर जो फैसला आया सिर्फ 471 करोड़, and Mukesh Ambani basically bailed Anil Ambani out। So and where is that 47,000 crore coming from? Is it coming from the pockets of the politicians? No, it's our money, हम जो पे करते हैं। एंड ये जो राजशेखर ने बहुत अच्छी बात बताई थी रेवरीज के बारे में, कि पर हम भूल जाते हैं कि सरकार हमको बोलती है कि वो आप एंटाइटल्ड नहीं, आपको तो हम मुफ्त में दे रहे हैं सब कुछ। नहीं, वी आर पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स। लोग जो है, गरीब लोग जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज हायर इन इंडिया राइट नाउ दैन डायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ से आता है? जीएसटी कलेक्शन है, इन सब चीजों से आता है। और ये सब कहाँ से आ रहा है? जो छोटी छोटी चीजें आप खरीदते हैं, चावल दाल, जो पैकेट्स होते हैं, वो सबके ऊपर जीएसटी कलेक्शन है। सो यहाँ से आ रहा है। तो that I know, Shiva, that this is not a concluding answer, but my point is that government might claim that it will bring investments, और अगर हम वेल्थ टैक्स लगा देंगे तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, लोग चले जाएंगे। लोग अभी भी जा रहे हैं वैसे भी। सो ये जो है वो हमारे बेसिक, हमारा जो मॉडल है इंडिया का, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है। इसको इन्वेस्टमेंट के बारे में ना बनाया जाए। और जो दूसरा सवाल था, जो पॉलिसी के ऊपर आप बात कर रही थी, तो एक्चुअली ऑपोजिशन ने मुद्दा उठाया था 2024 में, तो उसको मंगलसूत्र के बारे में बना के रख दिया है कि आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपके ले जाएंगे, आपके वो ले जाएंगे। जबकि यहाँ पे बात हो रही थी कि भैया हम अल्ट्रा रिच के ऊपर वेल्थ टैक्स लगाना चाहते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहते हैं। तो वहीं पे बात काफी इस चीज को खत्म करने की कोशिश की गई। बट
हमको ये भी जानना होगा, हम पॉलिसी मेकर्स के साथ क्या, जो हमारा ऑपोजिशन है उसके पास जाएं इस चीज को लेके। ऑफ कोर्स जो अभी सरकार वो तो सुनती नहीं है हमारी, जो अल्टरनेट मीडिया है उसमें हम लिखें, उसके बारे में बात करें। हम जाएं, जो अभी राजशेखर ने इतना अच्छा एंड में बोला ना, कि हम लोगों से बात करें, उनको बताएं कि भैया इनइक्वालिटी है, आपके ही पैसे इनके पॉकेट में जा रहे हैं, उसको वापस लाना है, और उसको लाना है तो उसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। इसीलिए कैंपेन, यही एक तरीके है आज आवाज उठाने की। कैंपेन्स में आवाज उठाइए, लिखिए, बोलिए, लोगों को समझाइए, यही एक तरीका है। ऑपोजिशन के पास जाइए, उनसे बात करिए कि उसको पार्लियामेंट में उठाएं, सवाल करना से शुरू कीजिए। अरुणा हम कहती है जिस दिन सवाल करना, अरुणा रॉय जो है वो कहती है जब सवाल करना रुक जाए, बंद हो जाएगा, उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। सवाल करिए। तो वही हम कहना चाहेंगे। बस एक चीज जोड़ना था जो शिवा के। राज, राज यूर ऑन म्यूट, राज यूर बिल्कुल ऑन सर। म्यूट। हाँ सॉरी, जस्ट वन स्मॉल थिंग जो शिवा का क्वेश्चन में भी था अबाउट द पॉपुलर नरेटिव अबाउट द बिलियनियर्स, जो बहुत अति अमीर हैं उनका, उनके प्रति एक पॉपुलर नरेटिव होता है। जब भी एक ये जो हुदुन लिस्ट वगैरह आती है, तो जो मेन स्ट्रीम में बातचीत यही होती है कि अंबानी की संपत्ति इतनी बढ़ गई और ये दुनिया के सबसे अमीर की लिस्ट में इतने नंबर पे। तो मैंने इस पर एक बहुत अच्छी किताब पिछले साल आई थी, इंग्रिड रॉबिन्स की, लिमिटेरियनिज्म। और उस किताब में महत्वपूर्ण रूप से तीन चीजों पे बात हुआ था। उस यही जो नैरेटिव है, जो नैरेटिव बिल्डिंग होता है टुवर्ड्स द सुपर रिच, कि वो जो उसका जो कमाई इतना बढ़ रहा है वो भगवान की देन है। और वो एक दूसरी चीज, दूसरा कि उसकी जो कमाई है जो बढ़ रही है वो बहुत एक प्राइड का मामला है समाज के लिए, देश के लिए, और उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो इस पर हम लोग ने जॉर्ज और दीपा सिन्हा के साथ एक, मैंने शेयर किया है लिंक, एक पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया था उस अक्टूबर में। जॉर्ज ने इस पर एक बहुत अच्छा लेख लिखा था, रिव्यू लेख इस किताब के ऊपर, कि भारत जैसे देश में तो ये और भी ज्यादा है। मतलब लिमिटेरियनिज्म किताब जो है वो बेल्जियम की फिलोसोफर है, उन्होंने लिखा है, लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भगवान ही माना जाता है। कि मतलब अंबानी वगैरह को तो हम क्या ही समझते हैं, उन्होंने वंतारा खोल दिया तो पूरे देश के जानवरों के लिए भलाई हो गई। तो वह इस तरह के समाज में जिसमें हम हैं, जो जातिवाद और उस तरह के हायरार्की के सिस्टम का आदी है, उसमें इस तरह के नरेटिव को तोड़ना भी बहुत एक अहम काम है। मतलब इस तरह के अभियान में तो वो सबसे जरूरी है। जो हम पहली बात अगर कर रहे हैं, जो शिवर ने बहुत जरूरी बात रखी, कि वेल्थ वो कंट्रीब्यूटर ऑफ द टू द इकोनॉमी कहा जाता है, विच इज वेरी फार फ्रॉम द ट्रूथ, बट वो है, वो नैरेटिव सेट है। उस नैरेटिव को तोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो लगातार हो भी रहा है। मतलब अलग अलग तरीके से थ्रू प्रेस, थ्रू मूवमेंट्स वो लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। मतलब आज ये हाल है कि अडानी का नाम सुनते लोगों के मन में पहला जो चीज वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट अबाउट द नेम आता है। उसी तरीके से बाकी जितने वो हैं, मतलब ये हाल है कि जो देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है वो इन दोनों का नाम लेके वो एक तरह से माहौल बना रही है, अपना कैंपेनिंग कर रही है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब द शिफ्ट है स्टार्टेड, उसको और तीव्र गति से आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो उसमें मुझे लगता है ये नैरेटिव को तोड़ना, जिसकी बात शिवानी की, वो बहुत जरूरी है। जो नैन्सी ने विद फैक्ट्स बताया, उसको तोड़ना और भी ज्यादा जरूरी है। और इस तरह के कैंपेन्स के जरिए तो डेफिनेटली वो और मजबूत ही होगा। बस ये थैंक कहना चाहूंगी कि काफी कुछ राजशेखर और मैंने लिंक्स में डाला है, अगर इसके बारे में ज्यादा ज्यादा जानना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए उसके बारे में। सब कुछ है चैट बॉक्स में जो भी हमारे पास है, वरना वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। और किसी साथी का अगर सवाल हो तो प्लीज आप पूछिए। और किसी का सवाल है? लगता है सवाल नहीं है अभी। अगर किसी को सवाल पूछना है तो प्लीज आप पूछ लीजिए साथियों।
इसके बारे में जानकारी, इस अभियान के बारे में जो है अलग अलग लिंक्स में राजशेखर और नैन्सी दोनों ने चैट बॉक्स में डाली है। और भी जानकारी जो है अलीसा के ग्रुप पे और अलग जगह हम भेज सकते हैं। मैं यही पूछना चाहूंगी कि और कौन से जरिए हैं जिससे साथी जुड़ सकते हैं इस अभियान में, वो बताएंगे और फिर रक्षा हम एंड कर सकते हैं। हाँ। तो बस मैं एक छोटा सा विद नैन्सी जोड़ सकते हैं उसमें। अभी जो अभियान चल रहा है बराबरी का बसंत के नाम से, मतलब उसका नाम भी इस वजह से ही है कि ये जो बसंत का मौसम है जो क्लाइमेट चेंज में महसूस नहीं होता है, बट बसंत का मौसम को एक तरह से पोलिटिकल पोइट्री के तौर पे देखा जाए तो माना जाता है कि ये उम्मीद और नई आशा का एक मौसम होता है कि एक पतझड़ जाता है, नए फूल और नए पत्ते आते हैं। तो उसी सोच के साथ ये बराबरी का बसंत नाम रखा और इस अभियान को एक मजबूत गति देने के लिए इस अभियान को शुरू किया। तो ये अभियान अभी जारी है। 14 अप्रैल को जब हम ये खत्म एक तरह से कंक्लूड कर रहे हैं इस शॉर्ट अभियान को, उस दिन देश के अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपनी ओर से जो कर रहे हैं, हमारी तरफ से मटेरियल और ये सारी चीजें पहुंच रही हैं। तो आप सभी साथी जहां भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब को याद करते हुए कुछ कर रहे हैं, मीटिंग छोटी बैठक भी अगर कर रहे हैं, तो हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस बात को भी उसमें उस चर्चा में लाएं। और उसके बाद हम जरूर कोशिश करेंगे कि एक तरह से सामंजस्य बैठाया जाए, कोऑर्डिनेशन की जाए, ताकि आने वाले समय में क्या क्या किया जा सकता है, जिस पर नैन्सी ने बताया कि ऑपोजिशन पार्टी से फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब के पास भी हम लोग पहुंचा जाए, एडवोकेसी के माध्यम से भी हम आगे बढ़े और अलग अलग संघर्षों के साथ इसको जोड़ना, वो सब आप सबके साथ ही हो पाएगा। तो वो जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बनना बहुत जरूरी है। आई थिंक फॉर एनी कैंपेन टू बी सक्सेसफुल, वो एक अलायंस बिल्डिंग और एक कोऑर्डिनेशन सबसे अहम होता है थ्रू अ बेटर डायलॉग। तो वो बिल्कुल हम जैसे लोग तो कर ही रहे हैं, करते रहें। देखिए, राजशेखर और मैं आज इस बारे में बात किए, तो हम भी कहीं से सुन सुन के सीख के आए हैं। आप लोग भी आज सीखे हैं। आप भी जाइए, आप भी बात कीजिए इसके बारे में, अलग 5 लोगों को बिठाइए और बोलना शुरू कीजिए। जहां नंबर्स के बारे में बात करेंगे, इतने बिलियनर्स आपके अकाउंट में क्या है, तो अपने आप लोग सुनना शुरू करेंगे। तो वो है, जहां पैसे की बात आती है सब सुनते हैं। तो जरूर बात कीजिएगा इसके बारे में। Thank you so much. Thank you for calling us today for the webinar. It was nice interacting with you all, and thank you for listening to us. थैंक यू सभी को। Thank you, Nancy and Rajsekhar. It's a very wonderful session and it's informative session. तो हमारे अलीसा की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। राही, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, हुल जोहार, सतरंगी सलाम। मिलते रहेंगे। सभी को बराबरी की, बसंत की और इस समानता के महीने की शुभकामनाएं।